हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस का है, तो साइंस में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला देख रहे होंगे कि क्या आप अपने विद्यालय में कुछ परिवर्तन सुझा सकते हैं जिनसे इन पर्यावरण कुलित बनाया जा सके। मतलब क्या आप अपने विद्यालय में कुछ ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं कि जिससे इसको पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग रखें, या अपने विद्यालय के पर्यानुकूलित बना रखें। पर्यानुकूलित कहने का मतलब जिसको हम लोग को पर्यावरण से सुरक्षित रख सके। तो ये आप लोग को सुझाव देना। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 19 में पूछा हुआ, तो जितने भी क्वेश्चन है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप लोग एकदम वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, जितना भी वीडियो कराया जाएगा आप लोग जरूर देखते रहिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का वीडियो यहाँ पर लाएंगे। साइंस, एसएसटी, संस्कृत, हिंदी, मैथ सब सब्जेक्ट का यहाँ पे हो जाएगा जब तक कि आप लोग का एग्जाम ना हो जाए। तो हम भी एकदम जी जान लगा देंगे, और आप लोग भी घर पे बैठ के आराम से जी जान लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास 10 से 15 दिन समय है, एकदम लग जाना है तो लग जाना है। ठीक है, बाकी पूरी मेहनत हमारी रहेगी और आप लोग को भी साथ में मेहनत करना है। तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा, आंसर को समझते हैं। निम्नलिखित परिवर्तन द्वारा इन परिवर्तन क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम विद्यालय में वृक्षारोपण, यानी कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे विद्यालय में लगाना होगा। पहला बात, जब पेड़ पौधे लगाएंगे तो पर्यावरण वैसे भी सुरक्षित हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि पेड़ पौधों पर ध्यान दे तथा फूल तथा पत्तियों को नुकसान न पहुंचे। ठीक है। तीसरा, विद्युत और जल को बर्बादी रोककर विद्युत और जल पानी को बर्बाद नहीं करना है। और साथ में हमें कूड़ा कचरा जो है इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इन चीज़ों का पुनः उपयोग करना चाहिए। तो दोस्त, यही था आप लोग का इसका आंसर। तो देखिए, ये आप लोग इतना प्रक्रिया को अपना सकते हैं जिससे पर्यावरण आपकी सुरक्षित रहेगी। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अभी इस वीडियो में आप लोग को 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वीडियो हमेशा लाते रहेंगे, आप लोग को बस एक बार वीडियो को जरूर देख लेना और दिमाग में बैठा लेना है कि कैसा कैसा प्रश्न आने वाला है इस एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन क्या आप लोग को कह रहा है कि क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। पोषी स्तर उसको कहते हैं कि जो एक दूसरा पर निर्भर है। आहार श्रृंखला, जैसे मान लीजिए कि पेड़ है तो पेड़ पर हिरन निर्भर है, हिरन पे शेर निर्भर है। तो इस प्रकार से अगर कोई एक ही श्रृंखला को और खत्म कर दे तो आखिर क्या होगा, पोषी स्तर खत्म हो जाएगा तो जीवों पर क्या असर होगा, तो इसको देखेंगे। कह रहा है कि यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे, कोई एक ही पोषी स्तर को अगर जीव को समाप्त कर देंगे तो परिस्थिति संतुलन प्रभावित हो जाएगा। मतलब जो स्थिति है वो बिगड़ने लगेगा। कैसे, समझिए। प्रकृति की सभी खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप लोग को पता ही है कि जितना भी खाद्य श्रृंखला एक दूसरा से निर्भर है। जैसे हम लोग घर में चावल खाते हैं तो चावल के लिए कहीं ना कहीं धान पहले उपजाना होगा, और धान के लिए कहीं ना कहीं पहले उसका धान का बीज लाना होगा, फिर उसके लिए ज़मीन चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है, तब जाकर हम लोग को खाद्यान्न फसल मिलती है। तो वही बोल रहा है कि प्रकृति की सभी जितना ही प्रकृति की खाद्य श्रृंखला है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, जब किसी एक कड़ी को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए तो उस आहार श्रृंखला का संबंध किसी दूसरे श्रृंखला से जुड़ जाता है। यदि आहार श्रृंखला से शेरों को मार दिया जाए तो घास चरने वाले हिरन की वृद्धि भी अनियंत्रित हो जाएगी। अब देखिए, मान लीजिए कि आहार श्रृंखला हो गया, उसमें शेर को मार दिया जाए, मेन पिछलके चीज को मार दो, शेर को। तब बताओ, शेर को मार देंगे तो जितना भी घास खाने वाला हिरन रहेगा, हिरन की संख्या तो बढ़ जाएगी। अब हिरन की संख्या, हिरन को मारने के लिए शेर था, लेकिन शेर तो पहले ही मर चुका है। शेर पूरा शेर को खत्म कर दिया, तो हिरन को कौन खाएगा, तो हिरन की संख्या बढ़ जाएगा, उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी, और उनकी बढ़ी हुई संख्या घास और वनस्पति को खत्म कर देंगे। अब बताइए, एगो पोषी स्तर गड़बड़ाया तो हिरन है, तब हिरन की संख्या ज़्यादा बढ़ते चल जाएगा। जब हिरन बढ़ेगा तो पेड़ पौधा पर तो निर्भर रहता है, पेड़ पौधा को पूरा चौपट कर देगा। जब पेड़ पौधा पूरा चौपट होगा तो क्षेत्र क्या हो जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। और सहारा का रेगिस्तान इसी प्रकार के पारिस्थितिक परिवर्तन का उदाहरण होते जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अंडे अंडे और शुक्राणु में क्या अंतर। अंडे मतलब अंडाणु, अंडाणु और शुक्राणु में क्या अंतर है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, ये सब दम एग्जाम में आने वाला है दम। ठीक है ना, पढ़ के जाइएगा जितना वीडियो अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, बोल रहा अंडाणु और शुक्राणु में क्या अंतर है, यानी अंडे और शुक्राणु में क्या अंतर है। तो आप लोग को पता होगा कि जो अंडे होते हैं वो मानव में होते हैं, सॉरी, अंडे जो होते हैं वो मानव में ही होते हैं, लेकिन ये स्त्री में होती है, और ये भी मानव में होता है, लेकिन ये मेल में होता है, और ये आपका हो जाएगा फीमेल में हो जाएगा। ठीक है, तो अंडाणु जो होता है फीमेल में, शुक्राणु होता है पुरुष में। तो ये दोनों में डिफरेंस बताने कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला है कि यह मानव जनन कोशिका है, यह मानव में होगा, तो शुक्राणु किस में होगा, यह नर जनन कोशिका है। ठीक है, फिर अंडाणु में क्या देखेंगे कि यह शुक्राणु के अपेक्षा आकार में बहुत बड़ा होता है। सही में आकार में बड़ा होगा अंडाणु, जो कि महिलाएं में होती है, और शुक्राणु क्या होगा, अंडे के अपेक्षा आकार में छोटा होता है।
तीसरा, अंडा जो होगा इसकी पूंछ नहीं होती, अंडाकार जो होता है, जो अंडाणु होता है उसकी पूंछ नहीं होती है, लेकिन शुक्राणु की एक पूंछ होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है। चौथा, यह तैर नहीं सकता, लेकिन ये शुक्राणु है कि यह पूंछ की सहायता से तैर सकता है। ठीक है। जिसमें देखिए इसका आकार इस प्रकार से होता है, ये आपका हो जाएगा अंडाणु, ये आपका अंडाणु है, और ये जो आप देख रहे होंगे ये वाला, ये आपका हो जाएगा शुक्राणु। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा शुक्राणु इस प्रकार से। ठीक है। तो दोनों का फिगर भी यहाँ पे दिया गया था। तो ये था आपका अंडाणु और शुक्राणु में अंतर। क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। आखिर नोबेल गैस को अलग क्यों रखा गया, अलग समूह में। नोबेल गैस को शून्य समूह भी बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं उसको, नोबेल गैस शून्य समूह का तत्व भी बोलते हैं। तो सब इसी को अनेक नाम है। ठीक है ना। तो आखिर इसको अलग समूह में क्यों रखा गया, तो इसको समझिए। चूंकि ये गैस बहुत ही अभिक्रियाशील है, यह गैस बहुत ही अभिक्रियाशील होती है, तथा इनकी खोज जो है वो बहुत बाद में हुई थी, इसलिए उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया। तो बहुत अभिक्रियाशील समय, कोई भी चीज़ से रिएक्शन कर जाता है। ठीक है। तो इसको खोज भी बाद में हुआ था, तो इसको लास्ट वाला में डाल दिया। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो उत्कृष्ट गैस है कौन सा तत्व में रखा गया, केमा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा वर्ग में रखा गया है। ठीक है ना, ये आप लोग को बताना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की सीमाएं क्या थी। या कि न्यूलैंड्स जो अष्टक नियम दिए थे न्यूलैंड साहब, तो उनकी सीमाएं क्या थी, कहाँ कहाँ तक उनका तत्व जो था बैठ सकता था और कहाँ पे वो गड़बड़ किए। तो ये न्यूलैंड के अष्टक नियम था। आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि आखिर त्रिक नियम किनका है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि त्रिक नियम किनका है। ठीक है। त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है। तो अभी हम लोग देखेंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं क्या थी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में क्या क्या सीमाएं थी, कि यह नियम केवल कैल्शियम तक ही सही ढंग से लागू होता था, और कैल्शियम के बाद जितने भी आने वाले तत्व थे उनके समूह के पहले तत्व से मेल नहीं खाते थे। न्यूलैंड के अष्टक नियम था कि जैसे सारे गामा पाधा नी सा, फिर आ रहा ना सा, सारे गामा पाधा नी, तो नी चला गया लास्ट, फिर स्टार्टिंग करेंगे तो सा आता है। तो न्यूलैंड साहब बताते हैं कि जितना भी संगीत को जो सुर है, वो पहलका सुर और आठवां सुर दोनों आपस में, जो दोनों का जो तत्व का गुण था वो दोनों गुण आपस में मिलता था। और सही बात है, न्यूलैंड का अष्टक नियम में कहीं ना कहीं हद तक सही हुआ, लेकिन ये जो तत्व हुआ मात्र कैल्शियम तक ही सीमित रहा। आगे पर जब उस तत्व को सेट किया गया तो उनका गुण उसका गुण से मिल नहीं रहा था। ठीक है। दूसरा बात क्या है कि न्यूलैंड्स ने यह मान लिया था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही हैं और भविष्य में कोई नया तत्व नहीं खोजा जाएगा। लेकिन बाद में नए तत्व की खोज हो गई, बाद में नया तत्व भी खोजे गए जो अष्टक नियम में फिट नहीं बैठते थे। उनको लगा ना कि अब 56 तत्व खोजा, बोले कि भविष्य में वो तत्व नहीं खोजा जाएगा। देखो इनका एक जो बात था वो गलत निकला, और जब ये जो फिर आगे जब जितना भी तत्व खोजा गया तो उनको जब गुण से मिलाया गया, संगीत के 8वां सुर के अनुसार 8वां पहला तत्व और 8वां तत्व, ये सब जब मिलाया गया तो फिर वहाँ पे भी नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे भी इनका बात गलत हो गया। तीसरा बात क्या था, तीसरा बात यहाँ पे बताए थे कि जब हीलियम, नियॉन और आर्गन जैसे अक्रिय गैस की खोज हुई, जो तो अष्टक नियम पूरी तरह से प्रासंगिक नहीं रहा। अब 8वें तत्व के बजाय 9वें तत्व के गुण पहले के मिलने लगे। अब देखिए कि 8वां तत्व से कोई मिल ही नहीं रहा अक्रिय गैस, 9वां तत्व वाला से मिल रहा है, तो इनका बात यहाँ पे भी गलत हो रहा था। चौथा है कि न्यूलैंड्स ने कुछ असमान तत्व को एक ही कॉलम में रख दिया, जैसे में देख सकते हैं कोबाल्ट और निकेल। जैसे में देख रहे हैं कोबाल्ट और निकेल जो था फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे हैलोजन के साथ रख दिए। ये कोबाल्ट जो था और निकेल था, ये क्या किए, किसको किसको साथ बैठा दिया, फ्लोरीन के पास, क्लोरीन के पास और ब्रोमीन के पास। लेकिन ये जो था इसका गुण ना बहुत अलग अलग था, लेकिन ये कैसे बैठा दिए, तो इनका भी बात यहाँ पे भी गलत। पांचवा बात क्या था कि लोहा जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल के समान है, इन्हें उन तत्वों से दूर रख दिया। लोहा जो था कोबाल्ट और निकेल के समान मिलता था, लेकिन इस तत्व से इसको भी दूर रख देते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार के मेंडलीव के आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया। मान आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस प्रकार मेंडलीव के आवर्त सारणी की विसंगति को दूर किया। ठीक है। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर देखा गया, उनका जो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसमें गलती था, तो अभी में क्या क्या गलती दिखा गया वही यहाँ पे बताने वाले हैं। तो पहला क्या था कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में रखा गया, और इसी कारण तत्व के समस्थानिक को भी तत्व के साथ उसी स्थान पर रख दिया। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है तो तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में रखा गया। जो आधुनिक आवर्त सारणी था तो जितना भी तत्व था, एलिमेंट था, उसको रखा गया था परमाणु संख्या के अनुसार, और इसी कारण तत्व के समस्थानिक को भी
तत्व के साथ उसी स्थान पर रख दिया गया। तो देखा कि अरे भाई इसका जो एटॉमिक नंबर है और इसका एटॉमिक नंबर दोनों मिल रहा है, तो उसको भी उस जगह पर रख दो, लेकिन ऐसा वहाँ पे हुआ भी नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो कि समस्थानिक को भी तत्व जो था उसी स्थान पे क्या कर देता है, रख देता है। दूसरा बात क्या था कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो पीरियोडिक टेबल था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें हल्के तथा भारी तत्व को उचित क्रम तथा उचित स्थान दे दिया। तीसरा बात था कि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम समूह में रख दिया क्योंकि यह विद्युत धनात्मक होता है। और चौथा बात था कि अक्रिय गैस का स्थान भी तर्क के साथ 18वें समूह में रखा गया। तो इतना बात जो था आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडली आवर्त सारणी के बाद में डिफरेंस को देखा गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कॉपर सल्फेट। थोड़ा जल्दी जल्दी हम वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। कॉपर सल्फेट विलय का रंग उस समय क्यों विलीन हो जाता है जब लोहे की कील को उसमें डुबाया जाता है। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। कि कॉपर सल्फेट में लोहा का टुकड़ा डालते तो उसका कलर क्यों बदल जाता है। तो इसको लिखे देखेंगे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला हो जाता है, नीला रंग विलीन हो जाता है। जो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग रहेगा वो हट जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट का हरा विलयन बना देता है। जैसे उसमें कॉपर सल्फेट में जब कोई भी कील लोहा का डालेंगे या कोई भी लोहा वाला चीज़, तो क्या करता है कि नीला रंग को हटा करके खुद अपना रंग दिखाने लगता है। तो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो हरा वहाँ पे दिखाने लगता है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन है, इक्वेशन को और नीचे लिखा गया कि लोहे की कील पर कॉपर धातु की लाल भूरी परत भी जम जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखे। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले 3 सूचना को लिखें। ये आपसे क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले 3 सूचना क्या क्या है। पहला सूचना क्या दर्शा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन की प्रकृति। अब इसमें क्या कर रहा है, रासायनिक परिवर्तन की प्रकृति में क्या कर रहा है कि रासायनिक समीकरण यह दर्शाता है कि कौन कौन से अभिकारक प्रतिक्रिया में भाग ले रहे हैं और कौन कौन से उत्पाद बन रहे हैं। तो देखिए उत्पाद और अभिकारक क्या होता है। जैसे अगर हम H+H2+O कर दिए तो बन गया H2O, यही ना बनेगा H2O। तो इसमें जो आप, अरे यार कहाँ गया, एक मिनट। इसमें, हाँ, इसमें जो आप ये देख रहे हैं, अरे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, नहीं चलो, इसमें जो आप देख रहे थे अभी लिखे तो जो मैटर गया, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं मान लीजिए कि H2+O, तो यहाँ पे H2+O लिख दिए तो बन गया H2O। तो जो H2O यहाँ पे बना, ये जो H2 है आई जो O है यही आपका हो जाएगा अभिकारक, ही हो जाएगा अभिकारक। आई जो H2 बन के आ गया यही आपका हो जाएगा उत्पाद, ठीक है। तो यही होता है उत्पाद और अभिकारक। तो इसमें क्या बता रहा था कि रासायनिक समीकरण यह दर्शाता है, रासायनिक समीकरण जो अब जिसमें H2+O बराबर H2O तो लिखे थी, बन गया रासायनिक समीकरण। तो क्या दर्शाता है कि कौन कौन अभिकारक प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और कौन कौन से उत्पाद बन रहे हैं। दूसरा बात क्या है कि रासायनिक समीकरण यह भी दर्शाता है कि कितने अणु प्रतिक्रिया में भाग ले रहे हैं और कितने उत्पाद बन रहे हैं। यह परमाणु संख्याओं का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है जिससे द्रव्य संरक्षण का नियम सिद्ध होता है, ठीक है। तीसरा बात क्या था कि रासायनिक समीकरण से यह भी पता चलता है कि कोई प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या 3 सूचना मिल सकता है, तो रासायनिक समीकरण को रहना क्यों जरूरी है, यही बात यहाँ पे तीनों पता चला कि रासायनिक समीकरण को रहने से क्या क्या हम लोग को फायदा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, एनोडीकरण क्या है समझा। एनोडीकरण क्या है, तो एनोडीकरण किसको कहते हैं, एल्युमिनियम धातु को खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी सतह पर उसकी ऑक्साइड की एक परत बैठ जाती है और इसी परत के कारण एल्युमिनियम धातु का संक्षारण आगे रुक जाता है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनना ही एनोडीकरण कहलाता है। एनोडीकरण क्या कहते हैं कि कोई भी धातु एल्युमिनियम के, तो एल्युमिनियम के धातु पर जो मोटी परत जो बन जाती है ऑक्साइड का, उसी को हम लोग कहते हैं एनोडीकरण, ठीक है। तो एनोडीकरण को खुली हवा में छोड़ जब देंगे, जब खुली हवा में उसको छोड़ दिया जाता है एल्युमिनियम को, तो एल्युमिनियम तो खैर कोई भी गेट रहता है एल्युमिनियम का, चाहे और कोई भी चीज़ तो हवा में नहीं रहता। हवा का मतलब कि लटका थोड़ा रहता, हवा मतलब ऐसे कहीं लगा हुआ है तो उसमें तो हवा का नमी पड़ ही रहा है। तो खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उसके सतह से क्या होता है कि ऑक्साइड की परत जम जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाएगा। तो जो एल्युमिनियम की जो मोटी परत बनता है उसी को कहते हैं एनोडीकरण, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निस्तापन क्या है, निस्तापन के समय होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया को लिखे। तो निस्तापन किसे कहते हैं, तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक टेम्परेचर जब देंगे, एकदम उतना ही पहले से वायु जो है वही मिल रहा है लेकिन टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जिंक के अयस्क के भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पे अभिक्रिया दिया हो और नीचे यहाँ पे देख लेंगे।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जल्दी थोड़ा खत्म कर रहे हैं क्योंकि ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या होता है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है? जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जब जल के साथ कोई भी धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस बनाएगा तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी जल मतलब जल है तो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे धातु को, तो धातु जब करेगा तो हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड बन जाएगा। पानी है, अब पानी में अगर धातु को रिएक्शन कराएंगे, पानी में कोई धातु मिलेगा तो वह हाइड्रोजन गैस बनेगा, साथ में धातु ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, जो धातु ऑक्साइड जो होते हैं जल में घुलनशील होता है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करने लगेंगे। ठीक है, लेकिन सभी धातु ऐसा नहीं होता है कि जल के साथ अभिक्रिया कर ले, ऐसा सब धातु का काम नहीं होता है। ठीक है, अगला विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? विद्युत टोस्टरों मतलब जो लाइन टेस्टर देखते हैं ना, लाइन चेक करने के लिए। विद्युत स्त्री मतलब आयरन, तो आयरन का जो नीचे वाला जो पोर्शन हीट होता है, तो आखिर उस जो धातु होता है वो मिश्र धातु के ही क्यों बनाया जाता है? आखिर मिश्र धातु क्यों रहता है? इस वजह से रहता है क्योंकि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन जो आयरन होता है, विद्युत स्त्री मतलब आयरन, तो जो आयरन का जो तापन अवयव होता है वो शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के बनाया जाता है, क्योंकि मिश्र धातु जो होता है वो निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा इस सब के मिला करके इसका बनाया जाता है, जिससे इसका प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। इसका गलनांक भी बहुत अधिक होगा, गलनांक ज़्यादा होगा तो अच्छा बात है। गलनांक ज़्यादा रहेगा तो इसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए गलने के लिए। अगर गलनांक कम रहेगा तो पता चला कि 70 डिग्री मतलब 70 क्या बोलते उसको 70 वाट मिला उतने में उसको गला दिया, 10 वाट मिला गला दिया, 500 वाट दिया गला दिया। तो गलाने के लिए नहीं चाहिए हमको, जितना ही गलनांक अधिक रहेगा तो उसको गलाने से बचाएगा। ठीक है, और गलनांक कम रहेगा तो तुरंत गल जाएगा। तीसरा है कि उस टेम्परेचर पर इसका ऑक्सीकरण नहीं होता, ये ऑक्सीकरण भी नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13। विद्युत चुंबक कैसे कार्य करता है? तो विद्युत चुंबक कैसे कार्य करता है उसको बारे में बताना है कि चुंबक कैसे कार्य कर रहा है। तो विद्युत चुंबक तार की कुंडली से बिजली गुजारने पर, जैसे मान लीजिए कोई लोहा का पाइप है और उसमें हम लोग वायर को लपेट देते हैं, कोई तार को लपेट देते हैं, ठीक है, तो इससे एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। जैसे विद्युत चुंबक है, तार की कुंडली में जैसी बिजली गुजारेंगे तो इससे एक चुंबक क्षेत्र पैदा होगा, जिससे लोहे की चीज़ें चुंबकित हो जाती है और विद्युत चुंबक अस्थायी होते हैं। जब बिजली बंद कर दी जाती है तो ये चुंबक का गुण खो देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लोहा का पाइप है, वहाँ पे वायर लपेट दे, तो जैसे ही उसमें करंट देंगे जब, तो उसके किनारे किनारे के क्षेत्र में भी ना करंट उत्पन्न हो जाएगा और वहाँ पे कांटे वगैरह अगर ले जाएंगे तो वो चिपका लेगा। ठीक है, जैसे ही करंट को काटेंगे, करंट देना बंद कर देंगे तो चुंबकीय गुण को क्या हो जाता है? खो देता है। क्यों? क्योंकि वो अस्थायी चुंबक होता है, अस्थायी। ठीक है ना, जो विद्युत होता है वो चुंबक जो होता है, विद्युत के जो चुंबक वो अस्थायी होते हैं। करंट देंगे तो विद्युत जैसा काम करेगा, करंट जैसे ही बंद कर दिए तो विद्युत भी जाना मतलब चुंबक का गुण भी बंद कर देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से फिगर आप लोग को रेडी रखना है। फिगर में देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे फिगर बोल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपका फिगर है। एक आपका इसे मतलब जो इस प्रकार से पारना है, उसके बाद यहाँ से अपना जाएगा, इधर से भी जाएगा, यहाँ पूरा। ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, फिर नीचे से अपना करंट को ले जाएगा। तो ये क्या दर्शा रहा है कि एक यहाँ पे जो मतलब कोई लोहा का जो चुंबक है, छड़ है, ठीक है, और इसके ऊपर जब करंट दिया जाए ना तो करंट इतना दूर में आसपास में करंट क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र इसका बना रहेगा और एक बीच में जैसे ही कोई चीज़ लोहा का चीज़ आएगा तो इसको खींच लेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ फिगर बनाना है तो इसको ध्यान से रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रकाश का प्रवर्तन क्या, इसके नियमों का सचित्र वर्णन करें, या प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखा और इसका किरण आरेख से दर्शाते। ये क्वेश्चन तो सब आप सभी बच्चों को पता है कि कैसे लिखाना चाहिए। तो प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से आपतित होती है तो उस दिशा में परिवर्तन होने की घटना को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे में आईना होता है तो आईना क्या है? अपारदर्शक वस्तु है, उसको पर जैसी लाइट आएगा तो टकरा करके दूसरा साइड में चल जाएगा, तो जो डायरेक्शन जिसका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, परावर्तन होकर जो डायरेक्शन चेंज होगा वही तो प्रकाश का प्रवर्तन है। तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से आपतित होती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसके दो नियम होते हैं।
दो नियम जिसमें एक आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। देख रहे हैं ए भी आ रहा है और ए भी जा रहा है एन से और ये भी आ रहा है, तीनों एक ही तल में है। तो यहाँ पे पहला परिवर्तन का नियम क्या होगा कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब एवं परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। और दूसरा बात इसका नियम क्या होता है कि जो एंगल आप जितना एंगल से आता है लाइट उतना ही एंगल से लाइट चला जाता है। तो एंगल अगर 45 डिग्री से आएगा तो लाइट भी 45 डिग्री से ही भागेगा। तो इस कारण हम ये भी कह सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16। दिए गए उत्तल लेंस अवतल लेंस तथा कांच की वृत्ताकार पट्टी के सतहों को छुए बिना उसकी पहचान कैसे करेंगे। आपको लेंस 3 प्रकार के लेंस दे देगा, एक उत्तल लेंस होगा, एक अवतल लेंस होगा और एक कांच की वृत्ताकार पट्टी होगा। लेकिन उस पट्टी को आपको छूना नहीं, बिना छुए कैसे पहचान कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही शानदार आंसर है, ध्यान से समझिए। किसी मेज पर रखी उत्तल लेंस अवतल लेंस एवं कांच की एक जो पट्टी है वृत्ताकार प्लेट है, इसके सामने बारी बारी से अपना उंगली को ले जाएंगे। ठीक है, कहीं मेज पे तीनों लेंस को रख दिया गया, तीनों लेंस रखने के बाद हम अपना उंगली को उस लेंस के पास ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, यदि अंगुली अपने वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई देती है तो वह उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर अंगुली ले जा रहे हैं अपना वाला, अगर इससे बड़ा दिखाई दे देगा तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लेंस और दर्पण में दोनों में बहुत अंतर है। दर्पण में अगर ले जाएंगे तो अवतल दर्पण में बड़ा होगा। ठीक है ना, दर्पण का बात पूछेगा तो अगर अंगुली दर्पण के पास ले जाएंगे तो जिस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो वो अवतल हो जाएगा। ठीक है, और लेंस में जिस लेंस में बड़ा प्रतिबिंब होगा तो उत्तल लेंस होगा। उल्टा होता है, वैसा नहीं कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ उंगली जब ले जाएंगे तो आकार से अगर बड़ा दिखाई दे देगा तो लेंस में बोल रहा है ना, तो जब लेंस में जैसे ही बड़ा दिखाई देगा तो समझ जाना है कि वो उत्तल लेंस है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, यदि अंगुली अपने वास्तविक आकार से छोटी दिखाई दिया तो वो उत्तल लेंस होगा। लेकिन वही दर्पण में जाएंगे तो यहाँ उल्टा रहेगा, ये बड़ा दिखाई देने लगेगा। तीसरा है, यदि अंगुली अपने वास्तविक आकार के ही दिखाई दे, जितना बड़ा अंगुली उतना ही बड़ा दिखाई दे तो वो कांच की वृत्ताकार पट्टी हो जाएगा। ठीक है, ये था 16 नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। इसका मतलब अपवर्तनांक का डिफाइन देना। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो किसी माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसी माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक में प्रकाश की गति और उस माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। यानी अपवर्तनांक को हम लोग एन से दर्शाते हैं, एन बराबर होता है सी बटा पी। और ध्यान रखेंगे कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसको हम दर्शाते हैं एन से, तो एन बराबर हो जाएगा सी बटा भी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बता। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब ही कहते हैं, आभासी को एक और नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर आप लोग को बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है कि किसी बिंदु से आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम होती है वह उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब होगा। देखो आप वास्तविक आभासी में क्या होगा कि एक वास्तविक में लग रहा है, एक वो देखने से ऐसा लग रहा है। जैसे मूवी देखते हैं तो मूवी में कोई हीरो को गोली मार देता है तो मर जाता है, तो वो वास्तविक नहीं होता, वो काल्पनिक होता है, क्योंकि ऐसा हम लोग को लगता है कि मर गया। तो हम लोग को जो लग रहा है ना, जो लगने जैसा रहेगा वो आभासी, और जो सच में दम हो गया, दम आँख से नज़र के सामने दम सच में उसका मर्डर खत्म हो गया। अब बोलो कि तो मूवी में तो आँख के सामने ही देखते हैं, लेकिन मूवी काल्पनिक है ना, उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो फिर तो देखते हैं कि आज मरा, फिर दूसरा फिल्म कल रिलीज हो गया। तो वैसा जो देखेंगे वो हो जाता है आपका आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, लेकिन काल्पनिक में यह किरणों के वास्तविक कटान से नहीं बल्कि आभासी प्रतिबिंब, यानी कि पीछे बढ़ाने पर वह जहाँ पे पीछे बढ़ेगा वहाँ पे काल्पनिक होते चला जाएगा। ठीक है, दर्पण पढ़े होंगे, लेंस पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि अवतल दर्पण में देखे होंगे कि उसका जो प्रतिबिंब एक प्रतिबिंब होता है जो दर्पण के पीछे बनता है। तो जो दर्पण के पीछे जो बनेगा वो समझ जाए कि काल्पनिक ही होगा। ठीक है, तीसरा है यह सदैव उल्टा बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब में होता है यह सदैव उल्टा बनेगा, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब में इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक में इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये था आपका वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। एस्टर से साबुन कैसे तैयार किया जा सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एस्टर से साबुन कैसे तैयार किया जाता है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो कह रहा है कि साबुन लंबी श्रृंखला वाली फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। जब वसा यानी कि तेल में मौजूद ट्राई
ट्राइग्लिसराइड जलीय NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया कर, देखो ध्यान से इसको एकदम याद करना, ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जब क्या देखेंगे एस्टर से साबुन कैसे तैयार करेंगे, तो जब वसा रहेगा, वसा या तेल जो रहेगा वो ट्राइग्लिसराइड जलीय जैसे में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये साबुन और ग्लिसराइड में बदल जाते हैं। जैसे तेल या वसा को जैसे ट्राइग्लिसराइड जलीय विलयन जिसमें वसा या तेल को जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे साबुन और ग्लिसराइड में बदल जाता है। इसे एस्टर का क्षारीय हाइड्रोलिसिस कहते हैं। चूंकि इस अभिक्रिया से साबुन बन जाता है इसलिए इसे सैबनोफिकेशन की प्रक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है। आखिर कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे कि कार्बन जो होता है वो मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक बनाता है। इसका निम्नलिखित कारण है। पहला कारण आप लोग को क्या कह रहा है, पहला कारण देखिए, पहला कारण है कि कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है, ठीक है ना। दूसरा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन का जो आकार होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 की ओर। साबुन और अपमार्जक में अंतर बताएं। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, तो साबुन तो आप लोग समझ रहे हैं, अपमार्जक मतलब समझिए कि सरफ के बारे में, अपमार्जक सरफ, तो सरफ अपमार्जक ही होता है। तो साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, तो देखेंगे साबुन लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। देखिए ध्यान से, साबुन जो होता है लंबी श्रृंखला वाला होता है, ठीक है। साबुन जो होता है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक एसिड सोडियम लवण होते हैं। दोनों का डिफरेंस देख लीजिएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि साबुन कठोर जल में प्रभावी नहीं होते क्योंकि वे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ मिलकर अविलेय अपक्षय बना देते हैं, ठीक है। साबुन कठोर जल के साथ जैसे ही मिलेंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ जब रिएक्शन होगा तो अपक्षय बना देता है। लेकिन जबकि अपमार्जक जो होता है वो कठोर जल में भी अच्छी तरह से झाग देते हैं और प्रभावी सफाई करते हैं। सरफ का गुण तो देखें ना कि कठोर जल, कितना कठोर जल उसको कहते हैं जिसमें गंदगी मिला हो। जैसे में कॉलर होता है तो कॉलर पे गंदगी होता है जिसको बोलते हैं कि यहाँ पे गंदगी बैठा, तो जल के साथ रिएक्शन कराएगा तो ये कठोर जल उसी को कह सकते हैं। जिसमें पानी है तो पानी में मिट्टी सब कुछ घुला हुआ तो कठोर जल मिला हो गया, ठीक है। कॉलर पे पानी जैसे डालेंगे तो एक तरह से कठोर जल वहाँ पे बन गया, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि साबुन में सफाई की शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। सही बात है, साबुन में सफाई करने की क्षमता कम होती है जबकि अपमार्जक यानी सरफ में सफाई करने की गुण बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट को हम लोग देखेंगे, साबुन पूरी तरह से जैव अपघटनीय होती है। साबुन पूरी तरह से जैव अपघटनीय होती है यानी कि वे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। साबुन जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, जबकि कुछ अपमार्जक जैव अपघटनीय नहीं होते जिससे जल प्रदूषण की संभावना बनी रहती है। जैव अपघटनीय क्या होता है, उसको जैव अपने उसको कहते हैं कि जिसमें कोई चीज़ गया उसको, जैसे मान ली कि कोई कागज है चाहे चिमकिल है, जमीन में गाड़े तो गल गया, वो खत्म हो गया, ठीक है। तो खत्म हो जाना चाहिए। तो साबुन में क्या होता है कि जैव अपघटनीय होता है, मतलब वो खत्म कर देता है कोई भी चीज़। जिसमें मान लीजिए कि कोई प्लास्टिक है जमीन के अंदर गाड़ दीजिए, वो नहीं खत्म होगा, तो वो जैव अपघटनीय की क्रिया वहाँ पे नहीं हुआ, और जहाँ जैव अपघटनीय होगा वो गल के सना देगा, ठीक है। तो सरफ में यही होता है, मतलब अपमार्जक में। फिर पांचवा बात क्या है कि साबुन आमतौर पर प्राकृतिक तेल वनस्पति और वसा से बनाए जाते हैं, जबकि जो अपमार्जक होता है, अपमार्जक मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल से तैयार किए जाते हैं। तो ये था साबुन और अपमार्जक में अंतर, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप लोग को याद करने में ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 22, एरोबिक और एनारोबिक श्वसन में अंतर। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो एरोबिक और एनारोबिक को हम लोग वायवीय और अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या है। या क्वेश्चन आप लोग को जो फर्स्ट में देख रहे हैं क्वेश्चन आप लोग से ये भी पूछ सकता है कि एरोबिक और एनारोबिक श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। तो ध्यान रखिए कि यही वायवीय और अवायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो वायवीय श्वसन में क्या होगा, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मुक्त होता है, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रहता है, ठीक है ना। जबकि अवायवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल स्रावित होता है, ठीक है। तभी जो धावक होते हैं, दौड़ने वाले व्यक्ति के मांसपेशियों में दर्द हो जाता है अवायवीय श्वसन के ही कारण, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे क्या कह रहा है कि वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा निर्मित होती है, लेकिन अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा निर्मित होती है, ठीक है। तो ये था वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
क्वेश्चन 23 है लसिका क्या है, लिम्फ के क्या कार्य है। लिम्फ के कार्य क्या है, तो इसका देखेंगे कि लसिका के मुख्य कार्य है। पहला क्या है, लसिका ऊतकों को भोजन पदार्थों का संवहन करती है, ठीक है। दूसरा है ऊतकों से उत्सर्जित पदार्थों को एकत्रित करती है। तीसरा पॉइंट है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके शरीर की रक्षा करती है। चौथा पॉइंट है शरीर के घाव भरने में भी सहायक होती है। और पांचवा है पचे वसा का अवशोषण करके शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते 24, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या बोल रहा है, पहला चालक का प्रतिरोध पर यानी चालक की लंबाई पर, ठीक है। दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर। ये वाला भी आप लोग को जरूर लिखना है, ये जो आप लोग को दिया हुआ है ये सब भी आप लोग को दर्शाना पड़ेगा अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता हो कि चालक की लंबाई पे, तो लिखना है आर समानुपाती आई, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। नीचे लिखा हुआ भी है कि चालक का प्रतिरोध आर चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला भी देख ले। अब तीसरा क्या कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध पर, यानी कि चालक का प्रतिरोध पर भी इसका निर्भर करेगा। यानी इस प्रकार जो देखेंगे कि प्रतिरोध इस पर भी निर्भर करता है कि चालक किस पदार्थ का बनाया गया है, उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से था इसका टोटल 24 का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, ठीक है। सब स्क्रीनशॉट जरूर लेके याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। ए मीटर और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ए मीटर और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। तो लिखेंगे ए मीटर धारा मापने की युक्ति होता है। ए मीटर का काम होता है धारा को मापना, अतः इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि कुल धारा इससे प्रवाहित हो। अगर ए मीटर का मेन काम क्या होता है, इसलिए इसको करते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। अब प्रतिरोध कम होने के कारण क्या होता है कि जो प्रवाहित धारा होगा उसका परिमाण नहीं बदलेगा ना। तो अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा रहने का मतलब क्या होगा कि उसको वोल्टेज को रोकेगा। प्रतिरोध का मतलब रोकना, तो वोल्टेज को ज़्यादा रोक लेगा, तो ये हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यही चलते ए मीटर को क्या करता है, श्रेणी क्रम में जोड़ देता है। यानी ए मीटर धारा मापने की युक्ति है, अतः इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि कुल धारा इसे प्रवाहित हो सके। इसका प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण प्रवाहित धारा का परिमाण नहीं बदलता है, ठीक है। फिर वोल्ट मीटर में क्या है, वोल्ट मीटर का कार्य किसी उपकरण या परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना होता है। तो वोल्ट मीटर का कार्य क्या होता है कि दो को जो बिंदु रहेगा, दो बिंदु के बीच में विभवांतर मापता है, यानी कि वोल्टेज को मापता है। और विभवांतर मापने के लिए इसी उपकरण के सिरों के साथ जोड़ा जाता है। विभवांतर जब मापना हो तो वोल्ट मीटर से ही मापेंगे। जहाँ वोल्ट मीटर का यूज हुआ वहाँ समांतर क्रम में ही जुड़ेगा, ठीक है, जो केवल समांतर क्रम में जोड़ने पर संभव होगा। और वोल्ट मीटर को मापना है तो समांतर क्रम में जुड़ेगा, तभी वोल्ट मीटर का सही मान निकल पाएगा। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसलिए समांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ की धारा पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो पहले ही से प्रतिरोधी सब वोल्टेज को खुद रोक ले रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर में उस वायर को जोड़ने पर हम लोग को उससे सही मान निकल जाता है। यदि वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो इससे उससे अधिक प्रतिरोध के कारण धारा बहुत कम आएगी और परिपथ सही ढंग से कार्य भी नहीं करेगा, धारा को सब रोक लेगा। तो जो परिपथ है, कोई भी चीज़ को चलाना होगा तो वो चल नहीं पाएगा अच्छा से, ठीक है। तो ये था दोस्त आपका टोटल 25 क्वेश्चन। तो एक बार जितने भी वीडियो आप लोग देखेंगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और दोस्त आप लोग जितने भी प्रश्न आप लोग करवाया जाएगा, सब प्रश्न को आप लोग जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देता है, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक